हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ सोशल साइंस। वी आर स्टडिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। हमने अपने प्रीवियस सेशन में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को समझा, साथ ही साथ ये भी देखा कि कैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, या हम यूं कहें कि एग्रीकल्चर जो कि प्राइमरी सेक्टर है और इंडस्ट्रीज जो कि सेकेंडरी सेक्टर है, कैसे ये दोनों सेक्टर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एंड दैट इज वाई टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर मोर अबाउट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। बट बिफोर वी प्रोसीड टुवर्ड आवर सेशन, we need to understand something, that is farm to home। यहां पर एक स्टेटमेंट दी गई है जिसे हमें ध्यान से पढ़ना है। फ्रॉम जूट बैग्स टू सिल्क साड़ी, न जाने ऐसे और कितने सारे फार्म प्रोडक्ट्स हैं जिसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ट्रांसफॉर्म करती हैं और उसे एसेंशियल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती हैं, जिसे हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। क्या आप इस दिशा में सोच सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूंगा पोटैटो यानी आलू की। आलू एक सिंपल सा फार्म प्रोडक्ट है, पर जैसी इंडस्ट्रीज में जाता है तो वैरायटी ऑफ चिप्स के रूप में हमें नजर आता है। इसके अलावा फ्रेंच फ्राइज, पोटैटो बाइट्स और न जाने कितनी सारी फ्रोजन आइटम के तौर पे नजर आता है। तो इसी तरीके से ये इंडस्ट्रीज किसी भी प्रोडक्ट को ट्रांसफॉर्म करती है इनटू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। तो चलिए आप इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लोर कीजिएगा। हम शुरू करते हैं अपनी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की जर्नी को। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिरकार एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती क्या है। तो ये सिंपली वो इंडस्ट्रीज हैं जो कि हेविली रिलाय करती हैं ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल, जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल, शुगर, एडिबल ऑयल एक्सेट्रा। अब हम इस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो चलते हैं अपनी सबसे पुरानी इंडस्ट्री की तरफ, जो कि है इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री सदियों पुरानी है और ये हमारे इकोनॉमिक प्रोग्रेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा ये सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करती है इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेकर आती है फॉरेन एक्सचेंज। इसी के साथ इस इंडस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड गुड्स सब कुछ हमारी कंट्री में हो सकता है। एंड दैट इज वाई ये हमारी इंडिया की सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्रीज में से एक है। इसके अलावा कंप्लीट है इन द वैल्यू चेन। तो चलिए इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इसमें हम कॉटन इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो कॉटन इंडस्ट्री ऐसी ही एक बहुत पुरानी इंडस्ट्री है जिसके बारे में हमें थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। सबसे पहले अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो इसका प्रोडक्शन शुरू होता है हाथों से, यानी आपको इसका जो स्पिनिंग प्रोसेस है वो बाय हैंड मिलेगा। इसके अलावा वीविंग का प्रोसेस बाय हैंडलूम्स देखने को मिला। पर जैसे जैसे समय बीत गया टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे बदलाव आए और हमारे सामने आते हैं पावर लूम्स, जो कि वही काम जो हैंडलूम्स में घंटों में होता था बहुत कम टाइम के साथ और बहुत ज्यादा क्वालिटी के साथ कर सकते थे। अब ऐसे में इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है यूके के अंदर और वहां से इंडिया का कंपटीशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंडिया को एक मेजर सेटबैक इस समय देखने को मिला। पर क्या ये इंडस्ट्री इतनी आसानी से रुक जाने वाली थी? नहीं, इंडिया में भी कॉटन मिल का सेटअप किया जाता है। सबसे पहली कॉटन मिल सेटअप होती है इंडिया में मुंबई के अंदर 1854 के दौरान। बट इसके बाद इंडिया को मिली वर्ल्ड वॉर से एक अपॉर्चुनिटी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर वर्ल्ड वॉर कैसे अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो हम देखेंगे वर्ल्ड वॉर के बारे में। तो वर्ल्ड वॉर हम सभी जानते हैं यूरोप में लड़ी गई, जिसकी वजह से वहां का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफी ज्यादा अफेक्ट हुआ। अब इंडिया जो कि एक ब्रिटिश कॉलोनी थी उसको मिल गया चांस, क्योंकि जितनी भी क्लोथ की डिमांड यूके के अंदर थी उसे पूरा किया गया इंडिया के थ्रू, और इंडिया के अंदर एक मेजर बूस्ट आया कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। और ये आपको कहीं ना कहीं कंसंट्रेटेड मिलेगा सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात में आपको ब्लैक सॉइल मिलती है, जिसकी वजह से कॉटन को ग्रो करना काफी ज्यादा आसान होता है। इसके अलावा यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, इंक्लूडिंग पोर्ट्स, जिसकी वजह से मार्केट डिमांड चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल उसे आसानी से केटर किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलती है स्किल्ड लेबर और साथ ही साथ मोर सुटेबल क्लाइमेट, जो कि टेक्सटाइल प्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ हम चलते हैं इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की तरफ। तो ये इंडस्ट्री ना केवल फार्मर्स को सपोर्ट करती है बल्कि कॉटन बॉल प्लकर्स एंड वर्कर्स वर्किंग इन गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड टेलरिंग,
इन सब को भी बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसके अलावा ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ की डिमांड को क्रिएट करती है, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री, डाई, पैकेजिंग एंड इंजीनियरिंग वर्क इंडस्ट्रीज। अब हम चलते हैं इसके रीजनल स्पेशलाइजेशन की तरफ। तो अगर हम यहाँ पर स्पिनिंग की बात करें तो ये हाईली आपको सेंट्रलाइज देखने को मिलता है महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु के अंदर। इसी वजह से आपको इनका कंसंट्रेशन इन इलाकों में देखने को मिलेगा। पर अगर हम वीविंग की बात करें तो वीविंग हाईली डिसेंट्रलाइज था, और ऐसा इसलिए किया गया ताकि एक स्कोप बना रहे जिससे कि जो वर्कर्स हैं वो अपने स्किल्स को यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर सकें, और साथ ही साथ प्रिजर्व किया जा सके ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप को, जो कि कॉटन, सिल्क, जरी और एम्ब्रॉयडरी वर्क में साफ नजर आता था। अब इसके बाद हर इंडस्ट्रीज की कुछ स्ट्रेंथ होते हैं और कुछ चैलेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो इंडिया वर्ल्ड क्लास स्पिनिंग प्रोडक्शन करता है और इसकी कैपेबिलिटी इंडिया रखता है। साथ ही साथ वीविंग की अगर हम बात करें तो वहाँ कहीं ना कहीं हमें क्वालिटी में लैग देखने को मिलता है, और उसके पीछे का कारण है कि जो हाई क्वालिटी यार्न इंडिया में प्रोड्यूस होता है उसका काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड यूज़ यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद अगर हम खादी की बात करें, जो गर्मियों में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो हैंडस्पन खादी कहीं ना कहीं प्रोवाइड करता है लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट इन द कॉटेज इंडस्ट्री। तो चलिए यहाँ से हमारे सामने क्वेश्चन भी आता है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि व्हाई डिड महात्मा गांधी ले एम्फेसिस ऑन स्पिनिंग यार्न एंड वीविंग खादी। इसके पीछे के क्या कारण है? सबसे पहला कारण, ये ऐसी इंडस्ट्री है जो कि इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट है। इसके अलावा ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है रूरल एरियाज में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसके अलावा महात्मा गांधी के बहुत सारे मूवमेंट में आपने देखा होगा कि वो स्वदेशी को प्रमोट करते थे, एंड दैट इज़ वाई आप देखेंगे कि यहाँ पर यूनिटी को भी प्रमोट किया जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट इंडस्ट्री की तरफ, जो कि है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स, बट सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। यहाँ की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले बंगाल एक प्रोविंस हुआ करता था और वो इंडिया का पार्ट था। सबसे पहली जूट की जो मिल है वो सेटअप की जाती है रिश्रा में, जो कि कोलकाता के पास है 1855 में। उसके बाद 1947 में हमें पार्टीशन देखने को मिला, बंगाल डिवाइड हो गया, ईस्ट पाकिस्तान के पास मैक्सिमम जूट प्रोड्यूसिंग एरिया आ गया, जिसकी वजह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। बट हम देखते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स हैं वो इंडिया में रह गई। बट इंडिया में भी वो कहाँ पर हैं? वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर बेसिन के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी इंडस्ट्रीज एक ही जगह पर क्यों हैं? उसके पीछे एक इंपॉर्टेंट कारण है। मोस्ट ऑफ द टाइम इंडस्ट्रीज के सेटअप में ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं। जैसे सबसे पहला फैक्टर है प्रॉक्सिमिटी टू द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया। हर इंडस्ट्री चाहती है कि उसका जो सेटअप है अपने रॉ मटेरियल के आसपास हो, जिससे कि रॉ मटेरियल टाइमली आ सके और उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को घटाया जा सके। इसके बाद यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। इसके बाद आपको स्ट्रॉन्ग नेटवर्क देखने को मिलेगा रेलवेज, रोडवेज और वाटरवेज का। इसके अलावा जूट एक ऐसी चीज़ है जिसको प्रोसेस करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हुगली रिवर से आसानी से मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर मिल जाती है चीप लेबर, जो आसपास के नियर बाय स्टेट से आती है। इसके बाद कोलकाता का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट इंडस्ट्री की तरफ, जो है शुगर इंडस्ट्री। हम सब ने बचपन में चीनी बहुत खाई है, तो चलिए इस चीनी की इंडस्ट्री की तरफ ही चलते हैं। सबसे पहले अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का, एंड फर्स्ट पोजीशन होल्ड करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खंसारी। अब इस इंडस्ट्री के अंदर जो रॉ मटेरियल है वो है गन्ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा बल्की होता है। पर प्रॉब्लम यह है कि उसके ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बहुत ज़्यादा सुक्रोज कंटेंट लूज हो जाता है, जो कि चीनी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम उन स्टेट्स की बात करें जहाँ पर गन्ना उगाया जाता है तो वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। पर इसकी मैक्सिमम मिल आपको देखने को मिलेंगी उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर, जो लगभग 60% है। पर यहाँ पर हम एक बहुत बड़ा शिफ्ट देख रहे हैं, और वो शिफ्ट है इसके सीजनल नेचर की वजह से। क्योंकि ये इंडस्ट्री सीजनल नेचर की है, जिसकी वजह से ये वेल सूटेबल हो जाती है कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए, जहाँ पर वर्कर्स, सप्लायर्स
ये सब मिलकर अपने आप एक इंडस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं और यही सबसे मेजर टास्क यहाँ पर देखने को मिलता है। सदर्न और वेस्टर्न स्टेट में ये ट्रेंड बहुत तेजी से इमर्ज हो रहा है और इसी वजह से ये यहाँ पर की प्रोड्यूसर के रूप में नजर आ रहे हैं। उसके पीछे कुछ कारण हैं। कारण सबसे पहले हैं हाईएस्ट सुक्रोज कंटेंट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा यहाँ पर कंपैरेटिवली कूल क्लाइमेट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको लॉन्गर क्रशिंग सीजन देखने को मिलता है और इसी वजह से आप देखेंगे कोऑपरेटिव ज्यादा सक्सेसफुल नजर आती हैं इन रीजन्स में। तो चलिए अब हम बात करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कंक्लूजन की कि हमने यहाँ से क्या सीखा। सबसे पहली बात, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हमारे इंडियन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की बैकबोन कहलाती हैं। इसी के साथ टेक्सटाइल की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बूस्ट कर सकती है और हमारे लिए लाती है मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। इसके बाद अगर हम जूट और शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो ये कहीं ना कहीं रीजनल ग्रोथ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। इसके अलावा अगर हम अपने प्रोडक्शन को बेटर कर लें, साथ ही साथ कोऑपरेशन ले आएं, तो अपनी प्रोग्रेस को एनहांस करना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। तो ये थी कुछ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। इसके अलावा और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो आपको एक्सप्लोर करनी है, पर जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा टास्क में आपके लिए 2 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड द ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया रिसीव अ मेजर सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड? इसके ऊपर आप अच्छे से रिसर्च कीजिएगा और पॉइंट्स में इस आंसर को लिखिएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शिफ्टिंग ऑफ शुगर मिल्स टू द सदर्न एंड द वेस्टर्न स्टेट? मेंशन 2 challenges faced by this industry। अब ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया के अंदर एथेनॉल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट तेजी से चल रही है। तो इसको जरा ध्यान से कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा और इसे भी पॉइंट्स में लिखने की कोशिश कीजिएगा। मैं मिलता हूं इसके नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।